गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जो बात करने वाले हैं वो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के बारे में बात करने वाले हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन का 3 कोड जो है वो तीनों कोड को एक कोड में, यानी 3 पुराने एक्ट थे, वो 3 पुराने एक्ट को एक ही एक्ट में डाल दिया, एक ही कोड में डाल दिया। तो एक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, एक जो है वो ट्रेड यूनियन एक्ट और तीसरा है स्टैंडिंग ऑर्डर। पहले प्रॉब्लम क्या था, बहुत से कानून थे, लगभग 52 कानून थे। यूनियन का भी मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन था, कोई भी 7 आदमी इकट्ठे हो गए, 10 आदमी इकट्ठे हो गए तो वो यूनियन बना देता था, रजिस्टर हो या ना हो। जो लॉ है इसमें भी बहुत कुछ सीधी रीति था, क्योंकि हर चीज कानून में लिख दिया था कि ऐसा करने का। तो हम गवर्नमेंट ऑफिसर को भी हम चाहते थे, गवर्नमेंट ऑफिसर हाथ खड़ा कर देता था कि भाई कानून में लिखा है, हम कुछ नहीं पूछ सकते। वो लोगों का इंटरफियरेंस भी बहुत था। इंस्पेक्टर राज का थोड़ी थोड़ी देर में आकर कुछ न कुछ करते थे इंस्पेक्शन के नाम पर। अच्छा, आर्टिफिशियल प्रोटेक्शन, वर्कर को भी इतना आर्टिफिशियल प्रोटेक्शन मिल रहा था कि एक बार एम्प्लॉय को अगर हमने ले लिया है तो बाद में उसको निकालने के लिए हमें बहुत तकलीफ होती थी। आर्टिफिशियल जो ये है प्रोटेक्शन, वो इवन मैन्युफैक्चरर को भी वो बहुत मिलता था, क्योंकि वो लोग जहाँ भी होता है अपना प्रोडक्ट होता है तो सरकार को रजूआत करते थे, सरकार वो उसका इम्पोर्ट जो है वो प्रोहिबिट कर देता था, या तो उसका इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी उसका बहुत हाई रख देता था, ताकि हमारा लोकल प्रोडक्ट जो है वो बाजार में ज्यादा बिके। मैन्युफैक्चरर एज वेल एज वर्कर दोनों को आर्टिफिशियल प्रोटेक्शन मिलता था। जब आर्टिफिशियल प्रोटेक्शन मिलता है तो इसमें एक कॉम्प्लेसेंसी आ जाता है, और इसमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो होना चाहिए वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं था, एक कॉम्प्लेसेंसी था। लोगों का प्रोडक्टिविटी भी कम था, क्योंकि वो लोगों को पता था कि हमको निकाल तो सकते नहीं है। सिमिलरली टैक्स टेररिज्म, टैक्स लगाओ। सर आपका वॉइस इको हो रहा है, प्लीज एक बार चेकिंग रिसेट कीजिए माइक की। एक मिनट सर, તમારો ખાલી આપ લેપટોપ છે ને ત્યાં જ તમારો એ રાખજો જેથી ક્લેરિટી આવે। હવે આવે છે સર? હવે આવે છે બરાબર? सर आ रही है बट फ्लूड हो रही है, पूरा फैल रही है आवाज। माइक से थोड़ा सा दूर होकर बात करेंगे तो दैट इज बेटर। दूर करो। ओके चलो, अभी बराबर है? यस यस फाइन। ओके यस। टैक्स टेररिज्म तो हमारा टैक्स टेररिज्म सेल्स टैक्स लगता था, और ये टैक्स लगता था, और सॉफ्टवेयर लगता था, एजुकेशन सेल्स लगता था, यानी कम से कम एक बिल में 5 तो टैक्सेस एंड सेल्स और ये सब होता था। और अलग अलग ऑफिस में जाकर उसको सबमिट करने का, रिटर्न भरने का। तो ये यूथ में कर दो तो अच्छा है। अपडेट થઈ પછી આપીએ છું, પછી તમે કહેશો કે આમાં આ અપડેટ નહીં થઈ, કોઈનું અપડેટ નહીં। चलो तो मिनिमाइज कर दो पहले, है ना? मिनिमाइज यस ओके। इसके बाद 1966-69 के अंदर जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, और तो फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर बना, जिसमें जो पी.डी. गजेंद्र गणकर उसको चेयरमैन बनाया, और उसने बताया कि हमको क्या क्या चेंजेस की जरूरत है। वो इसका रिपोर्ट दिया, बहुत अच्छा रिपोर्ट था, क्वेस्ट फॉर हार्मनी वो उसका थीम था। लेकिन वो सजेशन, उसका रिकमेंडेशन आया, बट अभी तक उसका पालन नहीं हुआ।
बाद में वाजपेयी के समय में 99 to 2002 तक और दूसरा एक कमीशन बना रविंद्र वर्मा का, जिसका मेन फोकस था कि भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो थोड़ा कुछ भी कानून है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कानून नाम की चीज ही नहीं है, लोगों का बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है। इसलिए इसका ये जो है इसमें सुधार की जरूरत है, लेबर लॉ। तो जब 91 के अंदर जब नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह ने मिलकर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, उसका मेन थीम था ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। और ये करके जो जो एक लोगों को बांधा हुआ था, एंटरप्रेन्योर को बांधा हुआ था, वो सब हथकड़ी निकाल दी। जैसे कि लैंड एक्विजिशन में बहुत तकलीफ होता था, टैक्स के अंदर बहुत तकलीफ होता था, ये मोदी के समय में काफी कुछ सुधार हुआ। जीएसटी यानी सिंगल टैक्स शुरू कर दिया। और लेबर लॉ के अंदर अभी जो लोगों को बहुत जरूरत पड़ती, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्सिटी के कारण दूसरे कंट्री के कोई आदमी यहाँ आता ही नहीं था, दूसरे कंट्री का आदमी नहीं आता था। तो भारत के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता था, भारत के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता था तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता था। तो ये सब प्रॉब्लम है, इकोनॉमी हमारी वीक होती जा रही थी। तो इसलिए ये तीन चीज पर कि भाई लोगों को लैंड आसानी से मिले, लोगों का जो टैक्सेशन जो है वो टैक्सेशन सिंप्लीफाई हो, और लेबर लॉ भी जो इसमें रिजिड है वो सिंपल हो जाए। तो लोगों को यहाँ मेक इन इंडिया अट्रैक्ट करने के लिए ये सब एक्शन लिए गए, जिसमें से एक है लेबर का जो 52 कोड है, 29 कोड जो है वो 29 को 4 कोड के अंदर डाल दिया। नेक्स्ट अभी इसमें ये जो है 4 कोड के अंदर कौन सा एक्ट आ गया। तो जो मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, इसमें तीन जो कानून है उसको सक्षम किया है, ट्रेड यूनियन एक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। नेक्स्ट आप बताओ मुझे। हाँ, अभी इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन का पार्ट है उनको रीडिंग ये नहीं है, ये नहीं। तो सबसे पहला जो आया वो एक आया कॉन्ट्रैक्टर का डेफिनेशन जो है, कॉन्ट्रैक्टर के डेफिनेशन में चेंज आया। क्या चेंज आया कि कॉन्ट्रैक्टर वो अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, तो कॉन्ट्रैक्टर अभी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में कॉन्ट्रैक्टर को डाल दिया है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि अभी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका ऑब्लिगेशन और उसका अकाउंटेबिलिटी बहुत बढ़ गया। अभी he is responsible for compliance also, he is responsible for punishment also। अगर वो गलती करेगा तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को तो जो होगा वो होगा, बट वो खुद भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा एंड years to undergo punishment। तो ये प्रावधान रखने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर अभी तक जो इसके सहारे चलते थे, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और एचआर डिपार्टमेंट के सहारे चलते थे कि भाई मेरा आदमी आ गया बाकी का सब तुम कर लो, तो वो अभी होने वाला नहीं है। ये लोगों को स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस करना पड़ेगा। एक फिक्स टर्म एम्प्लॉय नाम की एक कैटेगरी जो थी वो खोला गया है, और इसको ऐसा कंडीशन रखा कि सेम बेनिफिट, अगर सेम और सिमिलर काम करता है परमानेंट वर्कमैन जैसा, तो उसको भी वो जो परमानेंट एम्प्लॉय है ऐसा ही उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। और वो लोगों को सोशल सिक्योरिटी में भी कवरेज कर लिया। और कई केस जैसे ग्रेजुएटी है जो 5 साल के अंदर मिलता है, लेकिन अगर आप उसको फिक्स टर्म एम्प्लॉय में रखते हो तो 1 साल नौकरी करता है तो ग्रेजुएटी उसको प्रोपोर्शनेट
1 साल का भी मिलेगा। अभी ये जो फिक्स टर्म जो है वो ऐसा नहीं था कि नहीं था पहले। 1919 के अंदर गोवा और ये सब जो लोग हैं स्टेट, वो लोगों ने ये चालू किया था कि भाई हम फिक्स टर्म एम्प्लॉय शुरू कर सके। सेंटर से अमेंडमेंट हुआ था। और लेकिन इसमें एक कमी ये थी कि आप परमानेंट पोजीशन को आप फिक्स टर्म नहीं कर सकते हो। लेकिन इस टाइम का जो कोड आया है इसके अंदर वो सेक्शन पूरा उड़ा दिया है, ना नहीं बोला है बस वो सेक्शन पूरा दिया है। इसका मतलब ये भी होता है कि हम कोई परमानेंट पोजीशन है वो परमानेंट पोजीशन को भी हम फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो एम्प्लॉई है वो एम्प्लॉई जो है इससे भी बड़ा एक टर्मिनोलॉजी बनाया, सॉरी वर्कमैन जो है उसका एक बड़ा टर्मिनोलॉजी बनाया एम्प्लॉई। एम्प्लॉई के अंदर वर्कर भी आते हैं, फिक्स टर्म एम्प्लॉय भी आते हैं, जिग वर्कर भी आते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर भी आते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें से एक जो कैटेगरी है वो वर्कर का है। तो जब भी आपको कानून में बहुत जगह पर जब आप किताब पढ़ोगे तो बहुत जगह पर ये आएगा, तब आपको एक चीज खास ख्याल रखने का कि इसमें एम्प्लॉय लिखा है कि वर्कर लिखा। अगर लिखा है कि एम्प्लॉइज आर ऑब्लाइज्ड टू डू दिस, दैट मीन्स इसमें सभी आ गया, स्टाफ भी आ गया, सुपरवाइजर भी आ गया, मैनेजर भी आ गया। पर जब वर्कर बोलते हैं दैट मीन्स हमारा जो वर्कर कैटेगरी को तक ही वो सीमित रहता है। तो कई जगह पर ये कंफ्यूजन आएगा, तो हमको ये देखने का कि भाई ये इसमें एम्प्लॉय लिखा है तो सभी एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन, वर्कर लिखा है तो सभी वर्कर का ऑब्लिगेशन। इधर वर्कर के अंदर भी पहले जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर जो थे जिसको सोशल अकाउंटेबिलिटी का सॉरी सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट नहीं मिलता था, ऐसे जिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, वो लोगों को भी बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें जिग वर्कर जो है तो जिग वर्कर यानी किस प्रकार का कि जो सपोज हमारा जोमेटो है, हमने जोमेटो में फोन किया, जोमेटो वो यहाँ खाना दे जाता है, तो वो आदमी जो था उसका सोशल सिक्योरिटी में जो देने को आता था वो आदमी का सोशल सिक्योरिटी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। अभी उसका जो मालिक है उसका नाम एग्रीगेटर होता है। तो एग्रीगेटर जो है वो जिग वर्कर का कॉन्ट्रैक्टर माना जा सकता है, उसका एम्प्लॉयर माना जा सकता है। तो जिग वर्कर को डायरेक्ट फैक्ट्री से बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट जिग वर्कर में वो जो एग्रीगेटर है होता है उसको ये लोगों का प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, ग्रेजुएटी, बोनस सब कुछ वो लोगों का भी कवर हो जाएगा। तो ये लोगों को रिटायरल बेनिफिट और उसका काफी कुछ बेनिफिट मिल सकता है जो अभी तक नहीं मिला था। दूसरा वर्कर की डेफिनेशन में ये तो पहले भी आईडी एक्ट में था, तो यहाँ लिमिट बढ़ा दी कि सुपरवाइजर बिलो द वेजेस ऑफ 15,000 रुपीज पर मंथ इज अ वर्कर। सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर का काम करता है, लेकिन 15,000 से नीचे उसका सैलरी है तो वो वर्कर में आ जाएगा, चाहे उसका कोई भी डेजिग्नेशन हो। उसका मैनेजर लिखो और आप उसको 12,000 रुपया देते हो तो मैनेजर भी वर्कर माना जाएगा। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। अभी कॉन्ट्रैक्ट लेबर शब्द हर जगह से निकल गया है। अभी वर्कर जो है वर्कर का ही जो 4-5 कैटेगरी है, इसमें से एक कैटेगरी है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। यानी अभी कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं, लेकिन अभी इसको हमेशा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कहा जाएगा। और उसका जो है आई टेल यू कि इसके अंदर 4 स्किल के जो आदमी होते हैं, तो जो इसके अंदर हर एक का स्किल कौन सा वर्कर कौन सी में, तो ब्रिटिश एक्ट में आप जाओ, सॉरी वेज कोड में आप जाओ तो इसके अंदर करीबन 650 कैटेगरी है और 650 डेजिग्नेशन है।
और कौन सा डेजिग्नेशन वाला आदमी कौन सी स्किल में जाएगा वो कैटेगरिकली लिखा है। तो हमको ये भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि भाई ये आदमी को स्किल में रखने का कि अनस्किल में रखने का। दूसरा प्रॉब्लम ये भी आ सकता है कि ये लोगों का जब स्किल सरकार ने नक्की कर दिया है तो जब कानून होगा तो एक चीज हो सकती है कि हमने एक आदमी को अनस्किल का काम करता है लेकिन हाईली स्किल का हम पगार देते हैं, तो इसके अंदर आपको प्रॉब्लम आएगा कि उसको किस तरह से करने का। कई जगह पर उल्टा भी हो सकता है कि भाई आदमी के पास काम करवाते हैं हम हाईली स्किल का, लेकिन डेजिग्नेशन लिखते हैं उसका अनस्किल, तो उसको कम पगार मिलता है। अभी ये कैटेगरी में आ जाएगा जब ये 650 जो टेबल से है वो टेबल की कैटेगरी में 650 के ऊपर जो है वो आ जाएगा तो वो हाईली स्किल में माना जाएगा, तो उसका पगार भी बढ़ाना पड़ेगा। ये बहुत सा चीज इसमें कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा, नॉर्मली यूनियनिज्म और ये जो सब है कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हमारा रिट्रेंचमेंट है, हमारा स्ट्राइक है, ये सब में हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं लेते थे, बराबर। अभी यहाँ कैटेगरी चैप्टर 3 में स्पेसिफिक यानी इसमें स्पेसिफिक लिखा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो है वो एक चीज के लिए उसको वर्कर माना जाएगा, यूनियन मेंबर का वर्कर माना जाएगा। कौन सा? चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में क्या लिखा है? ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का जितना मैटर चैप्टर 3 में आता है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी यूनियन के साथ बैठ सकता है। इसमें सबसे पहला आता है फॉर्मेशन ऑफ यूनियन, रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन, देन उसका रिकॉग्निशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन है। ये सब चीज जो है इसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो है वो इसमें आ सकता है। फॉर अदर पर्पस इट में बी एक्सक्लूडेड, बट फॉर ट्रेड यूनियन पर्पस उसका रजिस्ट्रेशन उसका ये सब के लिए अभी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का से रहेगा। आगे नेक्स्ट। अभी पहले जो हमारा अभी बाईपाइटाइट अभी फोरम बन रहा है, वो बाईपाइटाइट फोरम में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का फोरम होता है। पहले अभी तक वर्क कमेटी जो है वो इतना कुछ नहीं चलता था, फॉर्मेलिटी ज्यादा था, बट वो जो है अभी वो मैंडेटरी नहीं है। अगर सरकार का नोटिफिकेशन आया कि आपकी कंपनी में वर्क कमेटी होना चाहिए तो ही हमको करने का है, नहीं तो वर्क कमेटी की जरूरत नहीं है। और इसमें भी 100 और मोर वर्कर होगा तो ही वो सरकार हमको आदेश देगा, नहीं तो वो आदेश नहीं देगा। यानी अभी जो वर्क कमेटी है उसका जब सरकार हमको नोटिफाई करता है कि आप वर्क कमेटी बनाओ तभी हम बना सकते हैं, नहीं तो बनाने की जरूरत नहीं। अभी जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है वो ग्रीवांस रिड्रेसल का है। तो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाने का, वो कब बनाने का? 20 या मोर वर्कर आते हैं तो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाने का। जो फैक्ट्री में 20 या 20 से ज्यादा वर्कर है तो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाने का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डे टू डे इंडस्ट्रियल रिलेशन में इसका बहुत महत्व रहने वाला है, इसलिए ये जो इसका फॉर्मेशन करने का है वो बहुत केयरफुली करने का है। वो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी जो है, ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी का मैक्सिमम स्ट्रेंथ 10 होना चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। यानी 5 यूनियन के रहेंगे, 5 मैनेजमेंट के रहेंगे। और इसके अंदर भी एक तो ये रखा है कि सबसे पहली प्राथमिकता रजिस्टर्ड यूनियन जो है, अभी वो फुटपाथ के जो यूनियन होता है 7 लोग इकट्ठा करके इंटरनल एसोसिएशन बना दिया, वो लोगों को अभी कंसीडर नहीं करने का। इसके अंदर जो रजिस्टर्ड यूनियन है, एक भी रजिस्टर्ड यूनियन है तो वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के ही रिप्रेजेंटेटिव होंगे, दूसरे नहीं होंगे। लेकिन
एक भी रजिस्टर्ड यूनियन नहीं है तो वर्कर में से चुनने का, लेकिन एक भी रजिस्टर्ड यूनियन है तो रजिस्टर्ड यूनियन से ही करने का। इसमें जो अनरजिस्टर्ड यूनियन है वो बिल्कुल बिल्कुल पिक्चर में आएगा नहीं। इसके अलावा एक प्रोविजन ये भी आया है कि ये 10 रखो, लेकिन इसमें जो वुमन वर्कर जो है वो वुमन वर्कर जो है उसका भी टोटल स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शन में उसका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यानी 100 आदमी की कंपनी है, इसमें से 10 सपोज 10 या 15 फीमेल वर्कर है, दैट मीन्स इसके रेशियो में एक वुमन वर्कर का रिप्रेजेंटेशन भी होना जरूरी है। तो वो हम मैनेजमेंट स्टाफ में से ही किसी रिस्पॉन्सिबल लेडी को हम रख सकते हैं। यूनियन की अगर कोई फीमेल वर्कर को अगर हम करते हैं तो यानी हमारा आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। तो हमारा जो कंपनी का रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेटिव, इसमें एक मेंबर इट इज बेटर टू बी हैव फ्रॉम वुमन। दूसरा जो है इसका दूसरा एक बात ये है कि उसका चेयरमैनशिप जो है, वर्क कमेटी में क्या था, चेयरमैन कंपनी का मैनेजर था। यहाँ ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी में एक है कि रोटेशनल चेयरमैनशिप होगा। एक साल कंपनी का हेड होगा, वो चेयरमैन होगा, एक साल यूनियन का जो हेड होगा वो उसका चेयरमैन होगा। यानी एवरी ऑल्टरनेट ईयर द रोटेशन आई मीन द चेयरमैनशिप विल बी रोटेटेड। उसका जो टेन्योर जो है वो टेन्योर कितना, ऐसे तो टेन्योर जो वर्क ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी है उसका मिनिमम टेन्योर 3 साल का होना चाहिए, मैक्सिमम टेन्योर 5 साल का होना चाहिए। लेकिन इसमें भी वो प्रतिनिधि जो है, प्रतिनिधि का टेन्योर कब तक का होगा, जब तक वो यूनियन में है। इफ he should be a union worker through which he is representing, तो फिर उसका रिप्रेजेंटेशन भी कम हो जाए, यानी वो he will cease to be a member of grievance redressal committee। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, अगर एक से ज्यादा अगर रजिस्टर्ड यूनियन है, सपोज हमारे यहाँ 3 रजिस्टर्ड यूनियन है और 3 रजिस्टर्ड यूनियन में से हमको 5 आदमी लेने का है, तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी लगेगा कि जो जितना आदमी है, जितना उसका प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन है, कितना परसेंटेज है, वो परसेंटेज के मुताबिक हमको उसका रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। अगर आप यूनियन से बात कीजिए कि भाई आपका प्रतिनिधि, आपका मेंबरशिप का लिस्ट दो और इसमें इतना टोटल स्ट्रेंथ का इतना परसेंटेज है, तो आपके यूनियन से 2 आदमी लेने का है, दूसरे यूनियन से 2 आदमी लेने का है और तीसरा रजिस्टर्ड यूनियन से 1 आदमी लेने का है, 5 आदमी हो गया। लेकिन कई लोगों का सब कुछ ऐसा हुआ कि भाई एक ही वर्कमैन है और 3 लोगों ने यूनियन ने अपने नाम पर दिया है। कई वर्कर ऐसे होते हैं वो तीनों यूनियन के अंदर मेंबर रहते हैं, ताकि एक यूनियन मदद ना करे तो दूसरा यूनियन मदद करेगा। ऐसे कई प्रैक्टिकली ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है और आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो तो आप लेबर डिपार्टमेंट को रिफर कर देने का कि भाई हमारे यहाँ मेंबरशिप का डिस्प्यूट है, तो हमारा 100 आदमी है, 100 आदमी में से 30 आदमी ऐसा है तो वो तीनों यूनियन का मेंबर है, तो हम इसमें जो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी है इसके अंदर हम रिप्रेजेंटेशन नहीं ला सकते हैं, यानी इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो हमको लेबर डिपार्टमेंट को मिलने का। ये ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी जो है उसका क्या प्रोसीजर है इसके ऊपर तो आएगा हम, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि जो हम नोटिस ऑफ चेंज जो होता था, वो नोटिस ऑफ चेंज का क्या नियम है, 21 दिन की नोटिस चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ चेंज जो 16 का अगर कुछ चेंज लाने का है तो उसके लिए 21 दिन की नोटिस की जरूरत नहीं है। अगर हमने ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी में कॉन्सेंसस से वो डिसीजन ले लिया है तो
चेंज इन शिफ्ट सिस्टम को हम बदल सकते हैं, 21 दिन की नोटिस की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका प्रोसीडिंग, ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी का प्रोसीडिंग क्या होता है? तो मैक्सिमम जो कोई आदमी ग्रीवांस लेकर आता है तो उसका मैक्सिमम उसका ग्रीवांस 1 साल पुराना होना चाहिए। 1 साल पुराना है, 1 साल से ज्यादा पुराना है तो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी कैनॉट, आई मीन उसको एंटरटेन नहीं कर सकता है। सपोज मेरा एक ट्रांसफर कर दिया, उसने मुझे एचआर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया और मुझे लगता है कि ये ट्रांसफर हमारा जो रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस में आता है और अनफेयर प्रैक्टिस में आता है, तो 1 साल के अंदर मुझे ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी को रिपोर्ट कर देना चाहिए। अगर वो नहीं किया तो 1 साल पूरा हो गया, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, उसका भी एक हमारे जो रूल है, वो रूल के अंदर उसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है, वो प्रिस्क्राइब फॉर्म भरने का होता है और देने का है रिड्रेसल कमेटी को। एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि रिड्रेसल कमेटी है, सपोज इसके पास आएगा तो 1 साल लेगा, वो सब नहीं होगा। 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर उसका कोई ना कोई डिसीजन आना चाहिए। 30 दिन तक अगर कोई डिसीजन न आया तो बहुत सा दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है कि एग्राइड पार्टी जो डिसीजन बाय मेजॉरिटी प्रोवाइडेड एग्रीड बाय मेजॉरिटी, अगर उसका जो ये है। हाँ, इसके अंदर दूसरा क्या है, सपोज 5, ये इसका जो मैं ये जो चौथा नंबर का लाइन है वो बहुत ट्रिकी है। डिसीजन बाय मेजॉरिटी प्रोवाइडेड एग्रीड बाय मेजॉरिटी ऑफ यूनियन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्रुप ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी, यानी 5 मैनेजमेंट का है और 5 यूनियन का है। अभी ये आदमी का ट्रांसफर हुआ है, वो बोलता है तो मुझे मेरे डिपार्टमेंट में, ओरिजिनल डिपार्टमेंट में वापस रख दो। अभी सपोज इनके अंदर मैनेजमेंट का 5 रिप्रेजेंटेटिव बोलता है कि नहीं, हमको ट्रांसफर नहीं करने का, और यूनियन का जो 5 प्रतिनिधि है इसमें से 2 लोग बोलते हैं, इसमें 2 लोग बोलते हैं कि नहीं करने का और 3 लोग बोलते हैं कि नहीं करना, अरे उसको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ कितना ओवरऑल मेजॉरिटी देखो तो 7 का मेजॉरिटी है, 5 मैनेजमेंट का, 2 यूनियन का। लेकिन यहाँ कहता है कि वो 5 को बाजू में रखो और यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव है, इसमें भी मेजॉरिटी होना चाहिए। यानी 5 हमारा मैनेजमेंट का लोग हाँ बोलते हैं और यूनियन का 3 लोग बोलते हैं तो ही होगा। यूनियन का 2 होगा तो माइनॉरिटी डिसीजन होगा, 3 होगा तो मेजॉरिटी डिसीजन होगा। अगर वो डिसीजन एग्री नहीं हुआ, ये अभी मैं इन शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन है यहाँ भी पूछ सकते हो, मेरा टेलीफोन नंबर है, इसके बिकॉज टेलीफोन पर भी पूछ सकते हो, बिकॉज क्या है कि बहुत से चैप्टर है और हमें थोड़ा जल्दी करने का है। तो ये जो सब जो मेजॉरिटी यूनियन और ये सब में अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन आता है तो आप मुझे बता सकते हो, टेलीफोन नंबर पर कभी भी फोन कर सकते हो। अभी एग्राइड पार्ट यानी जो वर्कर होता है, एक बार डिसीजन आ गया, किसका डिसीजन आ गया है, ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी का डिसीजन आ गया है, तो वर्कर के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो जो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी है उसका एक्सेप्ट करो, और अगर नहीं करने का है तो फिर वो कंसिलिएशन में जा सकता है। कंसिलिएशन में कब जा सकता है कि जीआरसी के अंदर जो 10 आदमी है वो 10 आदमी का कॉन्सेंसस बना ही नहीं। दूसरा ऑप्शन, दूसरा यानी कब वो कंसिलिएशन में जा सकता है, ग्रुप जो उसका ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी का जो प्रोसीडिंग है वो 30 दिन के ऊपर चला गया तो वो अपनी डायरेक्ट, चाहे उसका डिसीजन आया हो या ना आया हो, वो सीधा कंसिलिएशन ऑफिसर के पास जा सकता है।
और तीसरा है कि डिसीजन इज नॉट एक्सेप्टेबल। सपोज 10 मेंबर है और 10 मेंबर ने बोला है कि यस उसका ट्रांसफर होना चाहिए, ओरिजिनल डिपार्टमेंट में वापस आना चाहिए। 10 लोग बोलते हैं, लेकिन वो बोलता है कि नहीं मुझे तो भी मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो कंसिलिएशन में जा सकता है। ऐसा ही कानून कंसिलिएशन जो है, कंसिलिएशन नए कोड के मुताबिक भी चालू रहेगा, लेकिन इसके अंदर एक ही नया प्रोविजन आया है। वो नया भी नहीं है, पिछले 2 साल से एक ऑलरेडी एक अमेंडमेंट आया है कि अगर कंसिलिएशन का प्रोसीडिंग अगर 45 दिन से ज्यादा तक कंसिलिएशन में चले, तो बाद में जो पहले क्या होता था कि कंसिलिएशन ऑफिसर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रिफर करता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाद में ट्रिब्यूनल या लेबर कोर्ट को रिफर करता था। अभी ऐसा है कि सपोज एक आदमी 45 दिन के ऊपर हो गया और कंसिलिएशन ऑफिसर में एडजॉर्नमेंट होता रहता है, तो पूरी 45 दिन के बाद में सीधा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या लेबर कोर्ट के अंदर भी अप्रोच कर सकता है। अभी है हाँ, अभी तक एक कानून ये था कि यूनियन रजिस्टर्ड होना कंपल्सरी होता था, लेकिन उसका रिकॉग्निशन जो है इट वाज नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट may recognize the union, मैनेजमेंट may not recognize the union। लेकिन अभी वो उसमें क्या होता था, 5 यूनियन होता था, तो 5 यूनियन सपोज हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस शुरू होता है, तो 5 यूनियन के लोग बोलते हैं हमारा 3 प्रतिनिधि होना चाहिए, हमारे 2 प्रतिनिधि होना चाहिए। सपोज मैं वेस्ट बंगाल में था, तो वेस्ट बंगाल के अंदर मेरा 6 यूनियन था और उसका नेगोशिएशन करने का था, और हर एक यूनियन बोलता था हमारा कम से कम 4 आदमी होना चाहिए हमारे, क्योंकि मैं अकेला रहूंगा तो लोगों को विश्वास नहीं रहेगा। और दूसरा है कि मेरे अच्छे दोस्त है, उसको अच्छा लंच नहीं मिलेगा। तो कंसिलिएशन के अंदर वो लोग मैक्सिमम आदमी रखने का कोशिश करते थे, तो इसमें भी नेगोशिएशन होता था। तो हम 4 आदमी को रखते थे, यानी एक तरफ मैनेजमेंट का 2 आदमी और दूसरी तरफ 24 आदमी रहता था, और उसके साथ नेगोशिएशन करना पड़ता था। अभी वो सब 6 यूनियन का कॉन्सेप्ट चला गया। अभी एक ही यूनियन या काउंसिल उसका नेगोशिएशन करेगा, जो कंपनी के लिए बहुत आसान हो गया। सपोज अभी एक कंपनी है, इसके अंदर एक रजिस्टर्ड यूनियन है, चाहे उसकी 20% स्ट्रेंथ हो या 70% स्ट्रेंथ हो। अगर रजिस्टर्ड यूनियन है तो उसमें से 5 आदमी लेने का और उसको रिकॉग्नाइज्ड यूनियन मानने का। दूसरा है कि 2 से ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा अगर यूनियन है, तो इसमें से एक का 70% है, एक का 30% है, तो प्रोपोर्शनलिटी में नहीं जाने का। इसके अंदर जिसका 51% यानी मोर देन 50% जिसका भी ये है मेजोरिटी, वो सिंगल सोल नेगोशिएटिंग यूनियन बनेगा और उसको रिकॉग्निशन मिलेगा। लेकिन अगर 2 से भी ज्यादा है, 2 रजिस्टर्ड यूनियन से भी ज्यादा है, 3-4 है, और पहले जो एग्जाम्पल दिया था कि 5 है, एक का 10 है और एक का 90 का स्ट्रेंथ है, तो क्या करने का? तो इसमें प्रोपोर्शनलिटी पर जाएगा। और इसके अंदर ना ही सिर्फ मेंबरशिप देखने का, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या इसमें जो अलायंस बनता है, ऐसे यहाँ भी यूनियन का अलायंस बन सकता है, और इसका जो सपोर्टर होता है वो सब मिलकर 51% होता है, तो उसका एक काउंसिल बनता है। अगर सब लोग बोलते हैं कि नहीं हमारा यूनियन का अलग अलग ही आदमी चाहिए, तो थंब रूल रहेगा हर 20% पर एक मेंबर
उसका रहना चाहिए, वो 20% मेंबरशिप और सपोर्टर। तो पहला 4, 5 में से पहला 4 तो हमको ऐसे ही मिल जाएगा 20% के माध्यम से। और इसके बाद जो आखिरी जो मेंबर कैसे सिलेक्ट करने का, क्योंकि भाई ये 20 आदमी रहे, इसमें से 7 आदमी एक्स यूनियन का है और दूसरा बी यूनियन का है, सी यूनियन, तो जो जिसमें ज्यादा होता है उसका मेजोरिटी का मेंबरशिप उसको 5 सीट मिलती है। और इसमें 5 जो है 5 यूनियन का होता है और 5 मैनेजमेंट का, यानी उसका भी जो स्ट्रेंथ है वो 10 से ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। यहाँ भी मेजोरिटी डिसीजन विल प्रिवेल। और मेजोरिटी डिसीजन मीन्स वो जो मैंने बताया कि मैनेजमेंट का 5 और यूनियन का 2 लोग तो 7 हो गया, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। 5 में से 3 हाँ बोलेगा तो ही वो मेजोरिटी एस्टैब्लिश होगा, नहीं तो चाहे यहाँ 5 आदमी है जो मैनेजमेंट में और यहाँ 3 आदमी है यूनियन में से, टोटल 8 हुआ तो हम उसको मान्य रख सकते हैं। लेकिन वो 5 में से सिर्फ 2 ही लोग अगर एग्री होता है, बाकी का 3 नहीं होता है, तो वो डिस्प्यूट जो है वो अनरिजॉल्व ही रहेगा, उसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रहेगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। उसका भी जो हमारे जो रेकग्नाइज यूनियन है उसका मिनिमम 3 इयर्स होता है, मैक्सिमम 5 इयर्स होता है। और वो लोगों को कई फैसिलिटी, जैसे वर्कर को हम फैसिलिटी कई चीज का देते हैं, यूनियन को देते हैं, ऐसे ये काउंसिल जो होता है वो यानी नेगोशिएटिंग काउंसिल जो रिकॉग्नाइज्ड यूनियन होता है उसको भी हमको फैसिलिटी देना पड़ेगा। जैसे लॉकर है, कई बार मीटिंग करने की जरूरत पड़ी तो उसको कॉन्फ्रेंस में ये करने का, वो लोगों को चालू ड्यूटी में ही कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ठीक है ड्यूटी आवर्स के बाद आप मीटिंग करना, अभी तो आपको प्लांट का काम करो, वो नहीं, वो लोगों को ड्यूटी आवर के दरमियान भी वो लोगों को कॉन्फ्रेंस रूम देकर वो लोगों को मीटिंग की फैसिलिटी देना पड़ेगा, इंटरनल मीटिंग का फैसिलिटी। नेक्स्ट, अच्छा ये अभी स्टैंडिंग ऑर्डर है। स्टैंडिंग ऑर्डर में ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है एंड इट इज वेरी यूजफुल। जो बड़ा इंडस्ट्री होता है वो लोगों को इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, पर जो एमएसएमई जो यूनिट जो अभी बने हैं, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, यानी जो लोग, मैं दूसरे इंडस्ट्री एक्ट से बात नहीं करता हूँ, लेबर एक्ट के मुताबिक बात करता हूँ, तो जो 300 के नीचे जहां वर्कर है वहां स्टैंडिंग ऑर्डर का कानून लागू पड़ेगा नहीं। अगर वो कानून नहीं लागू पड़ेगा, हमारी मर्जी के मुताबिक हम शिफ्ट चला सकते हैं, हमारी मर्जी के मुताबिक हर एक चीज का प्रोसीजर बना सकते हैं, यानी वहां मॉडल स्टैंडिंग या स्टैंडिंग सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा एक चेंज ये आया कि पहले है ना, अभी आप देखो तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टैंडिंग ऑर्डर बनाता था सेंट्रल रूल के मुताबिक, और बाद में हर एक राज्य अपना एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का अलग अलग वो स्टैंडिंग ऑर्डर बनाते थे। गुजरात का स्टैंडिंग ऑर्डर अलग, मैं झारखंड में भी मैंने नौकरी किया था और ये कलकत्ता में भी किया था, तो मैंने अभी तक तीन स्टैंडिंग ऑर्डर, तीन मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर अलग अलग देखा है। एक तो गुजरात का स्टैंडिंग ऑर्डर देखा, मैं बाद में वेस्ट बंगाल का एक अलग हुआ, झारखंड का जो वो लोगों ने सीधा बिहार का एडॉप्ट कर लिया, यानी वो वहां का। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलता है कि नहीं, जो स्टैंडिंग ऑर्डर रहेगा वो एक ही रहेगा और वो सेंट्रल का।
मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर। बट मैनेजमेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो जो सेंट्रल का फाइनलाइज सेंट्रलाइज स्टैंडिंग ऑर्डर है उसको आप एक्सेप्ट करो, या तो फिर अपना खुद का सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर बनाओ। तो वो जो अपना इसके अंदर ये है कि अगर आपको सिर्फ एडॉप्ट ही करने का है, अगर आपको सिर्फ एडॉप्ट करना है मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर, तो आपको सरकार को सिर्फ एक नोटिफिकेशन देने का है, एक इंटीमेशन देने का है कि we agree to accept model standing order as declared by central government। लेकिन कोई बोलता है कि हमारा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूल भी हमको इनकॉर्पोरेट करने का है, डिसिप्लिन का भी हमको ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाने का है, तो भी वो लोगों को क्या करना पड़ेगा, जब से ये इंट्रोड्यूस होगा, जब से ये कानून इंट्रोड्यूस होगा, 4 कोड जो इंट्रोड्यूस होगा, इसके 6 महीने के अंदर उसको यूनियन या जो ग्रीवेंस रिड्यूसल कमेटी काउंसिल जो है वो 2 लोगों का रेकग्नाइज यूनियन काउंसिल या ग्रीवेंस इसका मिलाकर साथ में बैठकर 6 महीने के अंदर उसका ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। ड्राफ्ट बनाने के बाद वो लेबर ऑफिसर को देना पड़ेगा, लेबर डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, लेबर डिपार्टमेंट को यूनियन के साथ मीटिंग करेगा, बाद में मैनेजमेंट के साथ ये करेगा, दोनों के साथ में करेगा, और इसके बाद वो उसको सर्टिफाइड करेगा। इसमें भी वो जो लेबर अथॉरिटी का जो आदमी है वो इसमें ऐड भी कर, जो आपने एग्री किया इसमें ऐड भी कर सकते हैं, इसमें डिलीट भी कर सकते हैं। और दूसरा एक चीज ये है कि अभी ये मेरा एक कंपनी है, यहाँ अभी ये मेरा एक कंपनी है और मेरा दूसरे ग्रुप का 5 कंपनी है, तो वो 5 यूनिट का और मेरा सब कुछ मिलाकर एक स्टैंडिंग ऑर्डर भी बना सकते हैं, चाहे उसका लेबर लाइसेंस अलग हो, उसका फैक्ट्री लाइसेंस अलग हो तो भी। और दूसरा क्या है, ग्रुप ऑफ कंपनी, यही एरिया में 10 फार्मास्यूटिकल यूनिट है, तो वो 10 फार्मास्यूटिकल यूनिट जो है वो सब कुछ एक साथ मिलकर एक कॉमन स्टैंडिंग ऑर्डर बना सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इज सर्टिफाइड बाय लेबर डिपार्टमेंट। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और तीसरा कौन सा है हमारा, क्लोजर। तो इसके अंदर ऐसे देखो तो एक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसका कंडीशन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने सिंप्लीफाई करने का कोशिश किया है। इसमें एक चीज याद रखने का, तो उसको कॉम्प्लायंस सिर्फ 4 प्रकार का एम्प्लॉयर का कॉम्प्लायंस हो सकता है। कौन से 4 प्रकार का कॉम्प्लायंस होगा, एक तो उसको नोटिस देना पड़ेगा एम्प्लॉय को, दूसरा कॉम्प्लायंस हो सकता है उसको एम्प्लॉय को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। सिमिलरली गवर्नमेंट के साथ भी उसको 2 ऑप्शन रहेगा, गवर्नमेंट को नोटिस देने का या नहीं देने का, और गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन लेने का कि नहीं लेने का। ये 4 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ वर्कमैन उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक ये कानून बदलेगा। सपोज हम पहली लाइन का, हम दूसरी लाइन का लेते हैं, पहली लाइन में तो सब नो है, इसलिए हम वो पहला जो ये है पोर्शन उसको नहीं लेगा, लेकिन स्ट्रेंथ जहां 50 से लेकर 299 तक है और मैनेजमेंट को ले ऑफ देने का है, तो एम्प्लॉय को नोटिस देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन रोज का जो उसका ले ऑफ जो है उसका कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा 50%, हाँ वो देना पड़ेगा। सरकार को नोटिस देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी। सरकार का प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। सिमिलरली रिट्रेंचमेंट है, 50 से 299 का स्ट्रेंथ है और कंपनी को रिट्रेंचमेंट करने का है,
तो एम्प्लॉय को नोटिस देना पड़ेगा, यस 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा, या तो सैलरी वेजेस इन व्यू ऑफ नोटिस पीरियड वो पैसा देना पड़ेगा। तो ये उसका कॉम्प्लायंस है। वो उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। यस, रिट्रेंचमेंट के अंदर जहां 50 से 299 की स्ट्रेंथ है, तो और उसको रिट्रेंचमेंट करने का है, तो फॉर एवरी कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस उसको 15 दिन का वेजेस उसको देना पड़ेगा एज ए रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। तीसरा बात, अभी वही आदमी को ये 50 से 299 है, रिट्रेंचमेंट करने का है, तो गवर्नमेंट को नोटिस देने का, बट प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता था कि सरकार प्रायर परमिशन देता ही नहीं था, सरकार प्रायर परमिशन देता ही नहीं था, और इसकी वजह से हम रिटेंड नहीं कर सकते थे, क्लोज नहीं कर सकते थे। और हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कम होता था, फॉरेन का इन्वेस्टमेंट कम होता था, उसका ये बड़ा मतलब इसमें मीनिंग ये था, बड़ा एक्सक्यूज ये था कि हम आदमी को ले सकते हैं लेकिन हम उसको अलग कर सकते नहीं है। तो अभी क्या कर दिया, उसको सिर्फ सरकार को इंटीमेशन देने का, दैट्स ऑल, उसकी प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है। किसी को भी आप रिट्रेंचमेंट दे सकते हो, प्रोवाइडेड इसका स्टैंड 50 to 299 है। लेकिन अगर 300 से ज्यादा है, 300 से ज्यादा है, तो उसको नोटिस की जरूरत नहीं, उसको प्रायर परमिशन की जरूरत पड़ेगी। यानी सब पुराना है वो 300 के ऊपर चालू रहेगा। इवन हमको फैक्ट्री बंद करने का है, मैं जो बीच वाला 50 to 299 तक की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर हमको फैक्ट्री भी बंद करने का है, तो वर्कर को 1 महीने का नोटिस दो, प्रोवाइडेड 50 to 299 हमारा स्ट्रेंथ है, या तो उसको 1 महीने का नोटिस दो कि 1 महीने के बाद हमारी फैक्ट्री बंद होने वाला है, या तो 1 महीने का नोटिस पे उसको दे दो। दूसरा, उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, यस, फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस विल बी एलिजिबल फॉर 15 डेज ऑफ वेजेस। अच्छा, सरकार को नोटिस देना पड़ेगा, यस, वी हैव टू गिव इंटीमेशन टू द गवर्नमेंट, वो कितना 60 डेज का देना पड़ेगा, बट परमिशन लेना पड़ेगा नहीं, इट इज नॉट अ परमिशन, दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन दैट वी आर गोइंग टू क्लोज डाउन दिस यूनिट आफ्टर 60 डेज, बस हो गया, हमको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 300 के ऊपर है तो साहब हमको हमारा फैक्ट्री बंद करने का है, हमको परमिशन दो, और वो आदमी जो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है वो परमिशन ही नहीं देगा, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है। यानी तो ये हमको एक रिलैक्सेशन मिल गया कि 300 तक का जो स्ट्रेंथ होगा तब तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा हमको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, बट ये गवर्नमेंट का जो मगजमारी है, ऐसा कोई मगजमारी कंपनी के मालिक को नहीं आएगा, एचआर डिपार्टमेंट को नहीं आएगा। नेक्स्ट है, हाँ 300 का बोल दिया कि इसमें सब जरूरी है, लेकिन तो इसमें नोटिस की जरूरत नहीं है, उसको जरूरत है प्रायर परमिशन की। अभी स्ट्राइक एंड लॉकआउट, अभी स्ट्राइक एंड लॉकआउट में भी जो बोलते हैं कि वर्कमैन का सीधा हाथ ही काट लिया है। पहले क्या होता था, एक यूनियन लीडर ऐसे चप्पी बजाता था कि सब बाहर निकल जाओ, तो सब बाहर निकल जाते, बराबर। 1 मिनट पहले पता नहीं था कि ये प्लांट बंद होने वाला है, और यूनियन लीडर एक ये चप्पी लगाएगा कि चलो सब लोग बाहर आ जाओ, तो बाहर आ सकते थे, और स्ट्राइक ऐसे भी होता था, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बंद होता था। लेकिन अभी इसके अंदर स्ट्राइक जो है, इसमें विदाउट गिविंग नोटिस, यानी नो नॉट टू गो ऑन स्ट्राइक, अगर 16 डेज का अगर हमने नोटिस प्रायर नोटिस नहीं दिया है तो स्ट्राइक पर नहीं जा सकते हैं, और अगर जाते हैं और अगर जाता है तो वो इलीगल स्ट्राइक होगा, और इलीगल स्ट्राइक का कॉन्सिक्वेंसेस हमको पता है।
इसमें बहुत ही बढ़िया हमको 60 डेज का ये मिला है। पहले यानी अभी का जो एक्ट है इसमें 6 वीक है, यानी 36 दिन है, अभी वो भी 60 डेज कर दिया। 60 डेज का प्रायर परमिशन, अरे सॉरी 60 डेज का हमको नोटिस देना ही पड़ेगा। 14 डेज का नोटिस के दरमियान नहीं कर सकते हैं, वो एक्सपायर होता है बिफोर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक डेट ऑफ स्ट्राइक, वो भी नहीं कर सकते। बहुत सा कंडीशन, ये इतना कंडीशन लगा दिया है कि practically it has become impossible for workmen to go on strike, and if at all they go on strike, it will be declared as illegal strike because there are multiplicity of conditionalities which they are not going to fulfill. ये सब चीज का एक सेंटेंस में अगर आपको बताऊं कि ये सब करने का, ये सब करने का, ये सब करने का, एक ही सेंटेंस बताता हूँ। जैसे ही वो लोगों का नोटिस आए, वो मैटर को सब जुडिस बना दो। सब जुडिस यानी कंसिलिएशन में लगा दो और कंसिलिएशन ऑफिसर को बोलो कि साहब ये हमारे ये मैटर है, वो सबसे पहले एप्रीहेंडेड डिस्प्यूट के नाम से उसको एडमिट करा दो। कंसिलिएशन में एडमिट करना बहुत जरूरी है। वो डिस्प्यूट कब बनता है? जब वो मैटर एडमिट होता है। एडमिट होता है यानी कंसिलिएशन ऑफिसर स्वीकार करता है कि यस ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, या तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आ सकता है, एप्रीहेंशन है। तो ये सब 5-6 कंडीशन याद नहीं रखनी चाहिए। तो एक ही चीज याद रखो कि जब भी आता है, जैसे ही आता है, एक बार जो कमिश्नर है या हमारा कंसिलिएशन ऑफिसर है, उसके सामने एक ये लगा दो, उसको सब जुडिस करा दो। सब जुडिस कराने के लिए मैटर एडमिट कराना पड़ता है। दूसरा क्या है? दूसरा ऑब्लिगेशन कंसिलिएशन ऑफिसर पर भी रखा है कि विदिन 5 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ दिस नोटिस he has to act upon either by calling management or by calling union or by calling both the parties. तो एक चीज याद रखने का कि अभी स्ट्राइक जो है वो स्ट्राइक अभी काफी डिफिकल्ट हो गया है, और यूनियन को भी सबसे बड़ा एहसास यही है कि ये स्ट्राइक ही हमारे पास एक ऐसा वेपन था कि जिसकी वजह से हम मैनेजमेंट को हम प्रेशर में ला सकते हैं। अभी आपने हमारा हाथ पांव ही काट दिया, तो अभी हम कैसे प्रेशर में ला सकते हैं मैनेजमेंट को? तो सरकार ने बताया कि सिर्फ आपका स्ट्राइक का थोड़ा है, लॉकआउट का भी जो हमने ऐसा ही रिस्ट्रिक्शन हमने फिर से जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसको भी रखा। यानी कि ये दो कंडीशन वर्कर को लागू पड़ता है स्ट्राइक के लिए, वही कंडीशन लागू पड़ेगा मैनेजमेंट को लॉकआउट। बराबर है? तो दोनों इक्वल हो गया, यानी स्ट्राइक एंड लॉकआउट का बिजनेस अभी बहुत ही डिफिकल्ट है। हाँ, अभी इस टाइम एक कंपाउंडिंग ऑफ पनिशमेंट जो है वो एक नया चैप्टर दिया है। पहले क्या होता था कि अगर फैक्टर इंस्पेक्टर ने हमको नोटिस दे दिया, हमने उसका कंप्लाइन नहीं किया, तो वो कोर्ट में जाएगा है, और या तो हायर हाउस में जाएगा, और इसके बाद उसका जजमेंट आएगा, और बहुत सा कॉम्प्लिकेशन था। और हमारा रिकॉर्ड भी खराब होता था कि एक फैटल एक्सीडेंट हुआ था, ये आदमी को सजा हुई थी महीने की, या उसको 1 लाख का जुर्माना देना पड़ा था। अभी क्या है? पहला हेलो अजय कौन? Request to you is that let me first you just note down where whatever is clear. Somebody is getting, or somebody is asking me something. So I request to you, keep it on mute mode now.
हेलो, ओके। तो अब एक काम करना है, ये प्रेजेंटेशन के बाद आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तो फिर मुझे मोबाइल पर भी आप पूछ सकते हो, बट एटलीस्ट ये जो है उसका कंटिन्यूटी जारी रखने के लिए एक बार सुन लो। टिल दैट टाइम आई एग्री दैट वी हैव टू कंटिन्यू विथ मोनोलॉग, बराबर। तो अभी इसमें जो पेनल्टी है, पेनल्टी के अंदर एक कंपाउंडिंग ऑफ पेनल्टी, वो ऐसा एक नया एक रिलैक्सेशन आया है, यानी पहली बार अगर वो हमने कोई नियम का भंग किया है और हमको प्रोसिक्यूशन से बचने का है, तो हम बच सकते हैं, हमारे पर ठप्पा नहीं लगेगा कि हम गुनहगार है। नहीं तो गवर्नमेंट ऑफिसर आएगा और सबसे पहले पूछेगा आगे कुछ तुम्हारा पेनल्टी या पनिशमेंट हुआ था, तो वी आर लेबल्ड एज, हमारा ये कंविक्ट में हमारा ये हो गया, यानी एक हमारा लेबल लग जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये इतना आसान है, इसमें 2-3 उसका जो कंडीशन है कि कोई पनिशमेंट ऐसी है कि जिसमें जुर्माना नहीं भरना पड़ता है, बस ओनली जेल की सजा होती है, उसके लिए कोई कंपोजिशन नहीं होता। अगर सिर्फ इम्प्रिजनमेंट की सजा है तो इसके अंदर के चलो साहब हम कंपोजिशन या कंपाउंडिंग कर देंगे, नहीं हो सकता है। लेकिन जहां पेनल्टी लगाना पड़ता है और 1 साल से कम की सजा है, ऐसा कोई ऑफेंस होता है, इसके अंदर हम कंपाउंडिंग या कंपोजिशन कर सकते हैं। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस या ये एक ही भाषा है, कंपोजिशन एंड कंपाउंडिंग दोनों का मतलब एक ही है। अभी ये कैसे करोगे, यानी कि हमको माफी चाहिए कंपाउंडिंग करने का है, तो कब कर सकते हैं, एक उसका पनिशमेंट होना चाहिए, एंड नंबर 2 कि 1 साल से कम वाला पेनल, यानी एक तो पेनल्टी पैसा देने का होना चाहिए और 1 साल से कम जिसमें जेल का प्रावधान है उसी का हम कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन है कि भाई हमने 20 साल पहले किया होगा, तो 20 साल पहले का थोड़ा आपको थप्पा लगे कि भाई ये गुनहगार था, तो कई जगह पर 3 साल है, कई जगह पर 5 साल है। 5 साल तक उसने वो गुनाह रिपीट नहीं किया, 5 साल तक उसने वो गुनाह रिपीट नहीं किया, तो 5 साल के बाद फिर से ऐसा वो कंपाउंडिंग कर सकते हैं, ऐसा जो कंपोजिशन है वो कर सकते हैं। तो 3 कंडीशन आप खास याद रखना। नंबर 1 पैसे वाला पेनल्टी, नंबर 2 जेल वाला पनिशमेंट, एंड नंबर 3 के 3 या 5 साल के अंदर या 3 साल के बाद, अगर ये होता है तो कहा। अच्छा, अभी दूसरा बात कि कंपाउंडिंग कितने अमाउंट का कर सकते हैं। अगर इट इज ओनली ए पेनल्टी, सपोज 1 लाख का पेनल्टी लगाया, पेनल्टी का देखना अभी वो पहले जैसा नहीं है कि भाई 100 रुपया लेगा या 50 रुपया पेनल्टी, अभी लाख 10 लाख तक का, 25 लाख तक का पेनल्टी। आप आगे पढ़ना, पेनल्टी 25 लाख तक का है, यानी बहुत स्ट्रिंजेंट बना दिया है। सिंपल बनाया है लेकिन वायलेशन होता है तो बहुत ही कड़ी सजा होती है। तो पनिशमेंट कंपोजिशन कैसे करने का, तो हमारे पास पेट्रोल इंस्पेक्टर ने लिखा कि भाई उसको ये कंपनी है, ये विजय दांडीवाला की कंपनी है, इसने ये गुनाह किया है, तो हम उसको 2 लाख रुपया का जुर्माना करते हैं और 3 महीने का जेल करते हैं, जेल में जाने का। तो हम कंपोजिशन के लिए जा सकते हैं। तो इसके अंदर 75%, सॉरी, इसमें हमारा
50% होगा, नहीं तो भी इससे ज्यादा होगा तो 75% तक हमको करना पड़ेगा। दूसरा बात क्या है, नो कंपाउंडिंग इफ सेकंड टाइम देयर आफ्टर। अगर गए साल भी किया था, ये साल भी मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तो हम कंपोजिशन के लिए नहीं जा सकते हैं। बाद में हमको सजा जो है वो भुगतनी पड़ेगी, भुगतनी पड़ेगी। बस ये उसका समरी है। नेक्स्ट, अभी छोटा छोटा माइनर इम्प्लीकेशन भी आया है जो मिसलेनियस में मैंने डाला है कि एक्सेप्शन जो 21 डेज का जो नोटिस ऑफ चेंज की नोटिस देनी पड़ती है, तो इन केस ऑफ जो शिफ्ट चेंज जो होता है शिफ्ट या शिफ्ट वर्किंग के बारे में जो चेंज होता है, इसके बारे में जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। अभी लेबर कोर्ट का कॉन्सेप्ट निकल गया, अभी कोई कोर्ट लेबर कोर्ट नहीं हो, लेबर कोर्ट ही पूरा निकल गया। जब लेबर कोर्ट निकल गया तो शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 भी निकल गया, ये दोनों चला गया। अभी सिर्फ ट्रिब्यूनल काम करेगा हर एक डिस्प्यूट के ऊपर, और इसमें ये डिपेंड के किस प्रकार का डिस्प्यूट है। सामान्य रूप से ट्रिब्यूनल में 2 जज रहेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा, एक आदमी रहेगा वो जुडिशियल मेंबर होगा, और एक होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव का भी क्वालिफिकेशन है कि मिनिमम वो उसको ये कैडर का होना चाहिए, वो सब कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि भाई एक क्लार्क को भी हमने इसमें बिठा दिया, उसका भी कंडीशन है, तो वो मैजिस्ट्रेट लेवल तक का होना चाहिए, वो सब कंडीशन अंदर दिखा है, तो उसके मुताबिक होना चाहिए। तो एक जो ट्रिब्यूनल में जो 2 लोग होते हैं, इसमें से एक होता है वो जुडिशियल मेंबर होता है, और एक जो मेंबर होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। कई जगह पर मिसलेनियस है, ये मुझे टैक्स नहीं मिला, मुझे बोनस के कैलकुलेशन में है, तो पॉसिबल है कि ये मैटर सिर्फ ट्रिब्यूनल में सिर्फ एक ही जज के पास जाए, और एक जज होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव, ये भी हो सकता है। यानी एक ट्रिब्यूनल 3 प्रकार का हो सकता है। नंबर 1 2 जुडिशियल, नंबर 2 एक जुडिशियल एक एडमिनिस्ट्रेटिव, और नंबर 3 सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एंड नंबर 4 सॉरी मैंने 3 बोला था, नंबर 4 ओनली 1 जुडिशियल। 4 प्रकार का ऑप्शन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिस्प्यूट। लेकिन कहीं जो डिस्प्यूट ऐसा होता है कि इसके अंदर ये 2 मेंबर का बेंच होना ही चाहिए। कौन सा है? अगर स्टैंडिंग ऑर्डर के रिलेटेड है, डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिलीफ, स्ट्राइक, रीइंस्टेटमेंट, लॉकआउट, रिट्रीटमेंट, क्लोजर, ये सब बारे का अगर ये विषय पर अगर डिस्प्यूट है, तो हमको 2 बेंच का ही हमको ट्रिब्यूनल चाहिए। लेबर कोर्ट खत्म हो गया, पावर ये ठीक है, ये कौन सा अभी दूसरा एक चीज ये है कि सपोज हमारा यहाँ का एक कंपनी है, सपोज रिलायंस का नाम, तो रिलायंस का एक यूनिट हमारे इसमें है, हमारे हजीरा में है। अभी हजीरा के यूनिट में एक डिस्प्यूट आया, तो पहले क्या था, सरकार का कोई इंटरफियरेंस नहीं था, और उसका डिसीजन जो होता है उसका चैलेंज सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही होता था। अभी क्या है कि इफ द मैटर इज ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस या नेशनल इकोनॉमी को या सोशल जस्टिस को असर होता है, तो वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन इंटरफियर। अभी ये आपका ट्रिब्यूनल बंद रखो, हम इसमें इंटरफियर होते हैं, और इसके बाद वो विधानसभा के अंदर वो रद्द करेगा, मेजोरिटी डिसीजन होगा, तो इसके मुताबिक
जो कोर्ट का जो ट्रिब्यूनल का जो अवार्ड जो होता है उसको रद्द भी समझ सकते हैं या उसको इंप्लीमेंट भी करा सकते हैं। तो यहाँ तक का प्रावधान रखा है। नेक्स्ट दूसरा है कि अगर आदमी को हम रिट्रेन करते हैं तो उसको रीट्रेनिंग की रीस्किलिंग की भी जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए क्या किया है कि उसको एक कॉम्पेंसेशन तो मिलेगा उसका फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, उसको 15 दिन का वेजिस का ये मिलेगा। लेकिन इसके अलावा वन टाइम 15 दिन का पगार भी उसको मिलेगा, so as to enable him to acquire new skill और same skill to sharpen it। ये दोनों प्रकार से हम कर सकते हैं। तो वो जो पैसा है लास्ट जोन सैलरी का 50 डेज उसको वन टाइम दे देने का, और उसके लिए एक ये बनेगा हमारा जो एक ट्रस्ट बनेगा, एक बोर्ड बनेगा, वो बोर्ड के अंदर वो डिपॉजिट करना, हमको गवर्नमेंट को देने का, गवर्नमेंट वो इसके अंदर डिपॉजिट में वो भरेगा। और जो भी आदमी रिट्रेंच हुआ उसके 45 डेज के अंदर वो ट्रिब्यूनल को अरे वो जो हमारा जो बोर्ड है वेलफेयर बोर्ड, वो वेलफेयर बोर्ड विदिन 45 डेज वो रिट्रेंच वर्कमैन को वो 45 डेज के अंदर वो पैसा दे देगा। अभी रेफरेंस का भी लिमिटेड पीरियड में बहुत प्रॉब्लम आता था। कई बार मैंने भी एक केस ये किया था, 6 साल के बाद उसने डिस्प्यूट रेज किया, उसको निकाल दिया और इसके 6 साल के बाद उसने डिस्प्यूट ये किया, तो उसका डिस्क्रेशन जो होता था वो इसके जो लेबर कमिश्नर है उसके पास होता था कि 6 साल पुराना केस है या 10 साल पुराना केस है तो उसको एडमिट किया जाए या ना किया जाए। अभी यहाँ लिख दिया है कि 2 साल के अंदर अगर ये केस डिस्प्यूट फाइल नहीं हुआ तो ये केस चला गया। लेकिन कोई केस में एक्सट्रीम केसेस में इसमें भी एक्सेप्शन रखा है, बट द थंब रूल इज कि डिस्प्यूट जो कॉज ऑफ एक्शन है उसके 2 साल के अंदर ये डिस्प्यूट रेज करना पड़ेगा। अगर वो बोलता है कि नहीं 2 साल मुझे नींद आती थी इसलिए सो गया था और अभी मैं जागा हूँ तो अब मैं आ रहा हूँ आपके पास से, तो 2 साल का ऐसे केस में नहीं चलेगा। बराबर जेन्युइन केस है तो सोचेगा, बट थंब रूल इज के जो भी कॉज ऑफ एक्शन हुआ उसके 2 साल के अंदर हमको ये डिस्प्यूट रेज कर देना पड़ेगा। हाँ, जो मैंने आपको बोला था तो अंडर सेक्रेटरी तक का ये तो ठीक है, सब्सटेंशियल। हाँ, जो पेनल्टी है वो कैसे बढ़ गया देखो आप, फॉर एग्जांपल सेक्शन 78, 79, 80 देखो कि 300+ आदमी है और उसको परमिशन लेनी पड़ती है। अगर विदाउट परमिशन उसको ले ऑफ किया है, विदाउट परमिशन उसको ले ऑफ किया तो उसको या तो उसको यानी उसको सजा होती है। कितनी होती है? मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 10 लाख। ऐसे ही रिट्रेनमेंट का है, 300 से ज्यादा आदमी 300 से नीचे है तो रिट्रेनमेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन 300 के ऊपर है तो गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए हमको। और अगर वो परमिशन लिए बिना अगर उसने किया तो उसका पेनल्टी भी उसको लगेगा, और ये पेनल्टी 5 लाख से लेकर 25 लाख तक का ये हो सकता है। कहने का मतलब कि इसका पेनल्टी अभी काफी कुछ बढ़ गया है। दूसरा सब है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, इसमें भी पेनल्टी, अनफेयरलेबल प्रैक्टिस इसमें भी पेनल्टी। अभी एक लास्ट फेज है, अभी हम लास्ट स्लाइड पर आए हैं। लास्ट स्लाइड में ये है कि कोई भी एक देश होता है, कोई भी एक देश होता है, नेशन होता है, उसका 2 डायमेंशन होता है। हर एक नागरिक को कौन सी फ्रीडम कितनी मिलेगी, तो हॉरिजॉन्टल में लिखा है इकोनॉमिक डायमेंशन।
वो आदमी को कितनी इकोनॉमिक फ्रीडम मिलेगी। मैं मेरा धंधा करना चाहता हूँ, मुझे मिलेगा या वो फ्रीडम मेरे पास है कि नहीं। तो एक लेफ्टिस्ट है वो इसमें कंजर्वेटिव है, एक लेफ्टिस्ट है, और राइटिस्ट वाला हमेशा इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट सेक्टर और उसको फ्रीडम देते हैं कि आप अपने हिसाब से आप इंडस्ट्री स्थापित कीजिए, खाली एनवायरमेंट और ये सेफ्टी ये सब का नियम बनाएंगे, बट बाकी हर एक आदमी को अपना आमदनी लेने का अधिकार है, और इसके लिए वो भजिए की दुकान भी खोल सकता है, रिलायंस जैसा बड़ा इंडस्ट्री भी खोल सकता है। यानी गवर्नमेंट का इकोनॉमिक मैटर के अंदर इंटरफियरेंस कम होगा। और दूसरा है सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन में एक होता है कंजर्वेटिव और एक होता है लिबरल। कंजर्वेटिव है ना, ठीक है, आप इकोनॉमिक डिसीजन में आपको फ्रीडम मिलेगा, बट आपको ऐसा गाली नहीं देने का, ऐसा डिफेमेशन नहीं करने का, ऐसा बहुत सी चीज जो सामाजिक हमारी जो प्रथाएं है इसमें एक जो होता है वो बहुत कंजर्वेटिव होता है और एक होता है तो लिबरल होता है। तो सपोज हमारा पहले का जो कांग्रेस के समय का था, तो कांग्रेस के समय का जो हमारा जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, थोड़ा लेफ्ट लीनिंग था। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हमारा परमिशन लो, आपको कुछ चेंज करने का है, हमारा परमिशन लो, ये करने का है, लाइसेंस लो। यानी उसको जो फ्रीडम, जो इकोनॉमिक फ्रीडम है वो कम मिलती थी। लेकिन स्ट्राइक पर जाने का है तो ठीक है, आपको स्ट्राइक पर जाने का है तो चले जाओ, इट इज योर फ्रीडम, यू हैव गॉट लिबर्टी। ऐसा पहले होता था। आप आईडी एक्ट की ही बात करो तो पहले ऐसा होता था, स्ट्राइक होता है तो या ये कुछ भी होता है तो पहले तो हमको लॉकआउट होता है तो हमको परमिशन लेना पड़ता था, और स्ट्राइक है तो यूनियन लीडरशिप एक उंगली करेगा तो पूरा स्ट्राइक हो सकता है। अभी धीरे यानी अभी तक कांग्रेस का जो मॉडल था वो लेफ्ट लिबरल का मॉडल था। अभी धीरे 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 हम राइट कंजर्वेटिव पर आ रहे हैं। राइट कंजर्वेटिव यानी राइट यानी जो लेसिस्ट है, जो बोलते हैं कि आदमी को अपना धंधा करने का जो अधिकार है इसमें मैक्सिमम रिलैक्सेशन हो। हाँ, अगर जरूरत है, वो बोलेगा कि मैं तो फॉर्म बनाने का फैक्ट्री चालू करूंगा तो नहीं कर सकते, बट अगर दूसरा पूछे कि मैं एक फैक्ट्री चालू करना चाहता हूँ, मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, मैं दलाली करना चाहता हूँ, तो ये सब के अंदर उसको लिबर्टी है। ऊपर से लोन लेता है कि आप आमदनी पैदा करो, अवसर पैदा करते हैं हम, ये सब होता है। लेकिन थोड़ा कंजर्वेटिव सामाजिक प्रथा के अंदर वो थोड़ा कंजर्वेटिव है कि ये सब ऐसा सामाजिक चीज में, नॉट इन इकोनॉमिक मैटर है कि डिफेमेटरी शब्द नहीं बोलने का, गे मैरिज नहीं करने का, बाद में तो भाई जो बाहर से जो लोग माइग्रेंट लोग आते हैं उसको लेने का कि नहीं लेने का, ये सब चीज में वो थोड़ा कंजर्वेटिव रहेगा। तो अभी हमारा जो मॉडल है वो लेफ्ट लिबरल से हम राइट कंजर्वेटिव के ऊपर जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी हमको राइट कंजर्वेटिव में ले जा रहा है, जो इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, पर समाज के लिए थोड़ा बंधन रहेगा। आप गाली नहीं बोल सकते, डिफेमेटरी नहीं बोल सकते, ये सब चीज आजकल आप इसमें देखते होंगे न्यूज़पेपर में कि ये सब थोड़ा बड़ा है। पर इंडस्ट्री जो है इट इज रियली प्रोग्रेस, बिकॉज उसको काफी फ्रीडम दिया है। थैंक यू वेरी मच।